ये जो अब मैं बात बोलने जा रहा हूँ भाई, इसे आराम से बैठ के सुनना, क्योंकि हो सकता है अगर आप खड़े हो तो अपने घुटनों के बल पर गिर जाओ। तो रोमन रेंस का जो अकाउंट है टिकटॉक पे, ये छपरी प्लेटफॉर्म जो हमारे यहाँ तो अब है नहीं, तो उस पर रोमन रेंस ने आज तक किसी को फॉलो नहीं किया था। बट अब मैंने ट्वीट देखा जिसमें आप देख सकते हो सिर्फ एक बंदे को रोमन रेंस ने फॉलो करना जो है वो शुरू कर दिया है। और ये नाम किसका है? ये नाम है हमारे मेन इवेंट जे ऊसो का। तो क्या ये मक्खन लगाने की कोशिश की जा रही है रोमन रेंस की तरफ से जे ऊसो को? क्योंकि आपको पता है ब्लड लाइन का रियूनियन होने के बाद भी अभी ऐसा लगा तो नहीं है कि जैसे जे ऊसो, रोमन रेंस, जिमी ऊसो बिल्कुल सेम पेज पर है वैसे जैसे ये पहले थे। ऊपर से फिर हमने कल क्राउन जूल में भसड़ भी देख ली बहुत सारी, भी जे ऊसो ने टैग भी नहीं दिया था। तो क्या ये रोमन रेंस थोड़ा सा सॉफ्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये काफी हार्ट ब्रेकिंग भी है देखना, क्योंकि ट्राइबल चीफ अब जिस तरीके से एक्ट कर रहा है ऐसा लग रहा है कि यार उसके हाथ में उतना कंट्रोल है नहीं जो उसके हाथ में पहले पावर हुआ करती थी। और ये बड़ा वियर्ड है अब रोमन रेंस को ऐसा देखना। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 542 में। और सबसे पहले तो एक ट्रॉल से शुरुआत करते हैं जो कि खुद WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन ने किया। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इस पिक्चर को पोस्ट किया, आपको पता ही है 50 मैन जो ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल हुआ था किसी जमाने में सऊदी अरेबिया इवेंट में, 2018 में हुआ था कैसे, अगर मैं सही हूं तो यहाँ पे उन्होंने उसी फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा है, डू नॉट फॉरगेट हु डिड इट फर्स्ट। क्योंकि सबसे पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन वो बंदे बने थे जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती थी। तो अब भले ही क्राउन जूल चैंपियनशिप आ गई, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन कह रहे हैं ये मत बोलना भाई पहली बार इसको किसने जीता था। एक ने तो बड़े मस्त में ऐसा लिखा भी था, क्योंकि ब्रूनो सैमर्टिनो है जिनका सबसे लंबा टाइटल रेन रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन दूसरे नंबर पे आ चुका है, क्योंकि तब से अब तक 2300 दिन के आसपास हो चुके हैं और ये टाइटल कभी भी बना तो था नहीं डिफेंड होने के लिए। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भी इन सारे माहौल गर्म के बीच में थोड़े से मजे ले लिए। हेड ऑफ द टेबल तो हम सुन रहे हैं, ट्राइबल चीफ भी हमको पता ही है, ओटीसी भी हमने अभी नया नया सुना है, लेकिन अब सोलो टीसी भी कुछ आ चुका है। ये WWE ने कैप्शन दिया है सोलो सिकोवा की इस वीडियो को, जहां पे वो लाइव इवेंट के बाद जा रहे हैं और उस पे सोलो सिकोवा तो बोल रहे हैं मैं हूं हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ, लेकिन जो WWE इसको कैप्शन लिख रही है वो है सोलो टीसी का। वैसे सोलो सिकोवा की मर्चेंडाइज के ऊपर भी WWE को फोकस करना चाहिए भाई, अलग से कुछ छापते नहीं है ऐसे। एक तो सोलो सिकोवा पहन के भी नहीं आते, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग रहता स्टैट देखने में कि अगर सोलो सिकोवा की मर्चेंडाइज कैसा वर्क करे, क्योंकि अभी लोग ना काफी मिड में रहते हैं इस चीज के बारे में कि क्या सोलो सिकोवा सक्सेसफुल है भी या फिर नहीं। तो अगर मर्चेंडाइज वाला स्टैट थोड़ा मिलता है सोलो सिकोवा का तो थोड़ा बेटर आइडिया मिलता है कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं सोलो सिकोवा। यार इस बार की रोड टू रेसलमेनिया तो सही में बहुत क्रेजी होने वाली है। WWE ने अपना शेड्यूल पहले तो रिवील किया था, फरवरी महीने तक का था वो, और उसके बाद से उन्होंने कुछ बताया नहीं था। लेकिन मार्च के महीने में देखो भाई, WWE तो सिर्फ यूएसए से बाहर ही अपने जो मेजर शोज है वो कर रही है। लाइव इवेंट तो हो रहे हैं यहाँ पे, इसके साथ साथ रॉ और स्मैकडाउन स्पेन, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, इन सारे स्कॉटलैंड, यहाँ पे जा जाके भाई WWE अपने शोज करने वाली है। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या इसकी वजह से जो शोज हैं वो पहले से टेप हो जाएंगे, लेकिन फिर टेप वाला हिसाब किताब भी कैसे होगा भाई। अब तो अगर मैं रॉ की बात करूं तो वो तो नेटफ्लिक्स पे होगी, तो मतलब अलग सीन रहने वाला है कुल मिला के। अब WWE ने इस बार रोड टू रेसलमेनिया को भी बहुत अलग तरीके से अप्रोच किया कि वो उसको बिल्ड करेंगे यूएसए से बाहर जाके। अभी आपको सुनने में हो सकता लग रहा हो ठीक है हम तो टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन उनके मॉडल के हिसाब से बहुत बड़ा चेंज है। और क्योंकि ये स्पेसिफिक कंट्री या फिर एक रीजन में शोज होने वाला है, तो वहां के सुपरस्टार्स की भी हैवी इन्वॉल्वमेंट आप देखोगे। एक नाम तो मैं यहीं पे देख सकता हूँ, ये ऑस्ट्रिया में होने वाला है एक लाइव इवेंट, आपको पता है गुंथर वहां से बिलोंग करते हैं, तो ये मिलने वाला है सुपरस्टार्स को भी मौका जो जिस जगह से जहां पे बिलोंग करता है। ये चीज तो इनएविटेबल थी कि कोडी रोड्स का मैच गुंथर के साथ होगा, तो भैया छाती पे जो निशान है वो तगड़े तगड़े पड़ेंगे। और इसको पोस्ट भी किया है कोडी रोड्स ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, आप देख सकते हो भाई छाती की थोड़ी हालत। इस बार जो छाप है वो थोड़े अलग तरीके के पड़े हैं, लेकिन छाप तो पड़ नहीं थे और वो पड़ गए। मंडे नाइट रॉ बहुत जल्दी जाने वाली है नेटफ्लिक्स पर, और नेटफ्लिक्स की तरफ से WWE के लिए डिमांड भी आ चुकी है। और जो भी डिमांड होगी नेटफ्लिक्स की उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जब इतने मोटे पैसे उन्होंने WWE कंपनी को दिए हैं तो बदले में बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट भी होंगी। जैसे सऊदी अरेबिया की जगह पे हमको दिखता है कि WWE के साथ WWE से वो बहुत सारी चीजें करवाई जाती हैं जो कि शायद वो भी करने में कंफर्टेबल नहीं है। तो उनकी तरफ से डिमांड ये आई है कि सीएम पंक, रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स वो नाम है जो कि मेंस डिवीजन में नेटफ्लिक्स को अपने ब्रांड पर यानी कि मंडे नाइट रॉ पर चाहिए। ये उन्होंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है WWE को, लेकिन इसके बारे में जो सामने से चीज पता चली है वो ये कि WWE ने खुद भी ये नोट किया है कि अभी उन्होंने भी फाइनलाइज नहीं किया है कि उनका रॉ का रॉ
रोस्टर कैसे दिखने वाला है और स्मैकडाउन का रोस्टर कैसे दिखने वाला है। वैसे क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे एक ड्राफ्ट कर सकती है कि नेटफ्लिक्स पर जब मंडे नाइट रॉ जा रही है उससे पहले एक ड्राफ्ट करो, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पर एक परफेक्ट सेंस बनाएगा ताकि वो थोड़ा रिलीफ दे दे स्मैकडाउन को भी और मंडे नाइट रॉ को भी कि ये सुपरस्टार तुम्हारे ब्रांड पर फीचर होंगे। लेकिन फिर मुझे ये भी लगता है कि भाई वैसे भी अब इतने थोड़ी कोई रेस्ट्रिक्शन है कि रॉ का बंदा रॉ में रहे, स्मैकडाउन का स्मैकडाउन। वैसे भी अभी जो रॉ का बंदा है वो स्मैकडाउन में भी आ जाता है, स्मैकडाउन का रॉ में भी आ जाता है। तो क्या वो ऐसे एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है भी या नहीं? बेटर फिर यही है कि एक बंदे को जो कि वैसे भी पॉपुलर है उसको दोनों जगह पे लाओ भाई, डबल ड्यूटी कराओ, फैंस के भी मजे और फिर रॉ स्मैकडाउन के भी मजे। नेटफ्लिक्स से रिलेटेड ये एक और बात है और पता है चला फाइटफुल की तरफ से कि उन्होंने ये बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेटफ्लिक्स का इनका प्लान था कोडी रोड्स को स्टार करके उनको फीचर करके एक मूवी प्रोड्यूस करने का। हालांकि अभी ये पता चला है कि अभी वो जो प्लान है या जो आइडिया है वो फिलहाल के लिए तो ड्रॉप हो चुका है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब इस चीज की आदत डाल लो कि अब नेटफ्लिक्स पर मंडे नाइट रॉ आ रही है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई और नेटफ्लिक्स के बीच की जो दूरियां हैं नहीं जो करीब आ चुके हैं बेसिकली एक दूसरे के, ये तो इसकी वजह से अब नेटफ्लिक्स के जो मेन प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो वेब सीरीज या मूवीज के रहते हैं अभी जितना उन्होंने अपने आप को आज तक पॉपुलर किया है। तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई बेस्ड बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री कंटेंट तो आएगा, लेकिन एक सुपरस्टार की मूवी वगैरह जैसे भी आप सीन एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या पता ऐसा ही होने लग जाए कि अब जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड्स हैं सबकी बायोपिक निकल के आ रही है, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई और नेटफ्लिक्स को क्योंकि अब साथ में आ चुके हैं तो म्यूचुअली काफी ज्यादा बेनिफिट दिला सकती है। अगर कोई एक नाम मैं आपसे बोलूं किसकी सबसे पहले बायोपिक आप देखना चाहोगे, आई थिंक मैं अंडरटेकर की एक मूवी में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि उनकी बहुत पुराने से जर्नी अब तक है, कुछ देखने लायक है, जो हमको चीजें नहीं पता हुई बहुत सारी। देखो ये तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो बिजनेस है बहुत बढ़िया चल रहा है, उनके जो शेयर्स हैं जो स्टॉक है वो ऊपर चलते चले जा रहे हैं, अभी हालांकि नीचे आए हैं, मुझे ऐसा पता चला क्योंकि मैंने भी इन्वेस्ट किया तो नजरें रहती हैं वहां पे। लेकिन ये टिकट्स की क्या एवरेज प्राइस रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया की पिछले कुछ सालों में, आपको वो देख के समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से भारी भरकम वाले प्रॉफिट में डब्ल्यूडब्ल्यूई चल रही है। आप भी देख सकते हो जब रेसलमेनिया एक नाइट का इवेंट हुआ करता था तो जो मैक्स उन्होंने रीच किया था वो $268 किया था, और आप उसका ग्राफ भी देखो वो बढ़ता ही चला गया एक तरीके से। लेकिन जब ये 2 डे का इवेंट हुआ तो उसके बाद पहले वो डिप गया ऑब्वियसली कोविड की वजह से, लेकिन अब आप देखो क्या तगड़ा वाला 2023 से 24 में जंप मारा, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऑल टाइम हाई रहा है। एवरेज $341 की का उनको जो है एक तरीके से प्रॉफिट या सेल उन्होंने जनरेट की है एक टिकट बेच के, और ये एवरेज निकाला जा रहा है। कई टिकट्स के प्राइस आपको पता है 4000 8000 फिर वो पैकेज वैकेज सारे जो फीस है वो लगा के होते हैं, लेकिन $341 और अब तक ऐसा हुआ नहीं था। अब देखते हैं 41 का भी जब ये स्टैट निकल के आता है तो क्या पता चलता है, क्योंकि ये तो क्लियर है भाई 40 में जितना प्रॉफिट कमाया उससे ज्यादा ही प्रॉफिट होने वाला है। ये इसलिए नहीं कह रहा मैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई 41 को ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगी, वो इसलिए क्योंकि अब जो इन्हें अपना बिजनेस मॉडल भी चेंज किया है, इंटरनली जो होता है वो बहुत ज्यादा ऐसे रिफ्लेक्ट करता है फिर मॉनेटरी बेनिफिट में भी। तो 41 का भी नंबर इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। क्या कोई गैस है वैसे 341 से क्या लग रहा है कहां जा रहा है, 500 चला जाएगा? ये बात विंस मैकमैन से ही स्पेसिफिक रिलेटेड है, और एरिक बिशॉफ जो कि काफी ज्यादा पास से काम कर चुके हैं विंस मैकमैन के साथ, उन्होंने विंस मैकमैन के बारे में एक सीक्रेट बात रिवील करी जो कि अभी तक मैंने इससे पहले तो कहीं नहीं सुनी थी। उन्होंने बोला एक जगह एक यूएसए में कहीं जगह है ये सेंटा मोनिका, अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि वहां पे उन्होंने एक स्टूडियो स्पेस लिया है, उन्होंने रेंट नहीं किया, उन्होंने एक प्रॉपर्टी वहां पर खरीदी है, और उस जगह पर प्रॉपर्टी खरीदना बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो अगर विंस मैकमैन एक स्टूडियो को रेंट नहीं कर रहा बल्कि खरीद रहा है तो उससे पता चलता है कि उसके लॉन्ग टर्म में बहुत सारे विजन है उस चीज को बड़ा करने से। मतलब विंस मैकमैन अभी अपने हथियार गिरा के बैठे नहीं है, और इन सारी चीजों के बाद भाई मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि विंस मैकमैन का एक पर्सनल खुद का अटैचमेंट है प्रोफेशनल रेसलिंग से, तो अगर 3-4-5 साल उन्होंने अपने स्पेस में कुछ अच्छा बिजनेस प्रॉफिट कर लिया तो उसके बाद वो दोबारा से प्रोफेशनल रेसलिंग में भी जंप कर सकते हैं। भाई उस बंदे को पता है, उसको फर्क नहीं पड़ता उसका नाम क्या रहा अब तक, उसकी हिस्ट्री क्या रही, लोग उसके बारे में कैसी रेपुटेशन है, क्या उसकी इमेज है, उसको सिर्फ फर्क पड़ता है बिजनेस बनाने से। और वो डॉक्यूमेंट्री में तो हमने सुन ही लिया, कहते हैं भाई अगर तुम चाह रहे हो कि तुम रिटायर हो जाओ तो भाई टपक लो, फिर क्या ही तुम इस दुनिया में करने आए हो। और विंस की डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो देख सकते हो भाई, बहुत सारी सैवेज बातें और बहुत सारी डिस्टर्बिंग बातें, सब कुछ ही है। विंस है तो भाई अजीब ही किस्म का बंदा यार, डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी बड़ी उसने बना दी, आज सभी हम इसको देख रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो है भाई बहुत अजीब। क्राउन जूल में मैच हारने के बाद और सैमी ज़ेन से भी एक्सीडेंटली पिटने के बाद रोमन रेंस के अगर हम लिप को रीड करें तो वो WTF बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियरली वो बहुत ज्यादा पिस ऑफ है, और उसके बाद की भी एक वीडियो है जहां पे आप देख सकते हो सारे ब्लड लाइन के ओजी ब्लड लाइन के जो मेंबर है वो अलग अलग ही जा रहे हैं। सैमी ज़ेन अपना चले गए, जे ऊसो अलग चले गए, लेकिन ऑब्वियसली जिमी ऊसो और रोमन रेंस तो साथ में ही है। यार मैं बहुत मिस कर रहा हूं, अब ऐसा लग रहा है, और बहुत सारे लोग अभी जैसे परेशान भी हुए ना रोमन रेंस के हारने की वजह से। डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई वही तो चाहती है, मतलब मैं देख रहा
हूँ कि ये बात हो रही है इस बार में यार रोमन रेंज का ऐसा दिखा दिया वैसे दिखा दिया, कम्युनिटी टाइप का पोस्ट जाके देखना भाई, दिन बन जाएगा आपका वो कमेंट पढ़ के। तो वो करा ही इसीलिए भाई कि हम ऐसा फील करें, और डब्ल्यूडब्ल्यू वही तो चाहते हैं कि ताकि जब रोमन रेंज का वो स्ट्रगल के बाद अब वो दोबारा माउंटेन के टॉप पर जाए तो वो स्टोरी को जीने में मजा आए। मुझे लगता है वैसे कि अब ज्यादा टाइम ऐसा चलने नहीं वाला रोमन रेंज का, क्योंकि ओटीसी तो फिर ट्राइबल चीफ ही है, तो मतलब इतना टाइम भी उसको पप्पू दिखा नहीं सकते, लेकिन कुछ टाइम तो अभी ऐसा चलेगा। ये बात सुन के आपके दिल दिमाग में कितने सारे लड्डू फूटने वाले हैं जॉन सीना से रिलेटेड, वो अब आप मुझे कमेंट में बताना कि कितने फूटे। लेकिन पता ये चला है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से, डेव मेल्टजर की तरफ से, जो पहली बार हमें सुनने को मिला है वो चीज जो कि हम सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंसीडर कर रही है जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनाने का उनके इस फेयरवेल टूर में, और वो भी किसी ऐसी वैसी जगह में नहीं बल्कि रेसलमेनिया 41 में, जब जॉन सीना कंपीट करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और वो जगह बनने वाली है जहां पर जॉन सीना रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यू में ओनली सुपरस्टार बन जाएंगे जिसने 17 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप को कैप्चर किया है। और ये तो भाई एक पूरी स्टोरी और सर्कल वाला मोमेंट होने वाला है। इसके लिए सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू को एक चीज करनी है कि उन 4 महीनों में जो कि जनवरी से लेकर रेसलमेनिया तक होने वाले हैं, 3-4 महीने का जो ये पीरियड होने वाला है, इसमें जॉन सीना की बुकिंग को इतना क्रिस्प रखें कि भाई मजा आ जाए जब वो चीज रेसलमेनिया में हो। क्योंकि ये तो आपको पता है ऑलरेडी फैंस की डिमांड है कि भाई हमको वो लुच्चू पुच्चू लप्पू वाला जॉन सीना नहीं चाहिए जो किसी से भी आके हार जाए, ऑस्टिन थेरी से हार जाए या फिर आके लोगों को ओवर ही कर रहा है बस मैच में पिन लेने के लिए है। इस बार अलग जॉन सीना चाहिए क्योंकि फेयरवेल टूर है, इसके बाद जॉन सीना वैसे भी आएगा नहीं, तो जो करना हो इसी एक साल में करना और जबरदस्त करना, जिसके लिए हम जॉन सीना को इतने सालों से जानते हैं। तो 2025 साल जॉन सीना के फैंस के लिए तो आप सेफ बेट ले सकते हो कि बढ़िया ही होगा। हाँ जी भाई, तो गोल्डबर्ग ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर ही दिया, अब यहाँ पे कोई स्पेकुलेशन रूमर की जरूरत नहीं है। उन्होंने बता दिया है कि 2025 में डब्ल्यूडब्ल्यू में ही वो अपना रिटायरमेंट मैच लड़ने वाले हैं। ये बात कंफर्म हो चुकी है, ऑफिशियल हो चुकी है। अभी थोड़ी इसके ऊपर ये क्लैरिटी नहीं मिली है कि वो क्या सिर्फ एक मैच हो या फिर 2-3 मैच करने के बाद गोल्डबर्ग रिटायर होंगे, क्योंकि लग तो वैसे एक ही मैच रहा, लेकिन ऑप्शन 2 मैचेस के हैं। जैसे ऑब्वियसली एक तो वो गुंथर के साथ आके जो उनका पर्सनल हो गए थे थोड़े, तो वो तो लोगों को लगता है कि यार ये मैच तो बन ही रहा है, लेकिन फिर ब्रॉन ब्रेकर के भी साथ मैच है जिसको फैंस देखना चाहते हैं कि अगर गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच है, पासिंग द टॉर्च वाला एक परफेक्ट मूवमेंट देना है, तो फिर ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस गोल्डबर्ग से बढ़िया वो मैच हो नहीं सकता। मैं चाहूंगा वैसे ये 2 मैचेस अगर गोल्डबर्ग करते तो ठीक रहेगा। एक मैच थोड़ा सा लगेगा कि कम सा रह गया, क्योंकि गुंथर के साथ मैच तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर से भी मैच नहीं हुआ तो ऐसा दिल में रह जाएगा भाई कि गोल्डबर्ग और ब्रॉन ब्रेकर का मैच एक बार तो होना चाहिए था। बाकी रायबैक भी थोड़ी रेस में कूद रहे हैं, वैसे ऐसा होने नहीं वाला, आप उनका ट्वीट देख सकते हो ये, और पूछते हैं बताओ मुझे कि क्या मुझे इस मैच के लिए वापस आना चाहिए। ऑब्वियसली ये चीज होने नहीं वाली, लेकिन निक नेमेथ यानी कि जिगलर को थोड़ी इससे प्रॉब्लम हुई है, आप उनके ट्वीट देख सकते हो। वो बताते हैं स्क्वॉश मैच कैसे होगा, या फिर वो स्टाइनर किड के साथ मैच हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि अरे लग रहा है अभी तक बुरा लग रहा है जिगलर को, जो गोल्डबर्ग ने उनको जरा से मैच में हराया था। वो स्पीयर लेकिन मुझे हमेशा याद रहेगा गोल्डबर्ग का भाई, जो उन्होंने जिगलर को लगाया था, क्या सेल किया था जिगलर ने। भाई कंफर्म ही हो गया है कि सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉनसन रीड की फ्यूड अभी खत्म बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये इंटरव्यू होता है ब्रॉनसन रीड का क्राउन जूल के बाद, वहां पर उन्होंने बोल दिया कि भाई अभी मेरा जो बिजनेस है वो अनफिनिश्ड ही है सेथ रॉलिंस के साथ में, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं टू नाइस था सेथ रॉलिंस के लिए। अब नेक्स्ट टाइम जब सेथ रॉलिंस मेरे सामने होगा तो इतना नाइस मैं होने नहीं वाला, और सेथ रॉलिंस को एक बहुत भारी भरकम सी धमकी सी उन्होंने दे दिया। तो क्लियर है भाई अभी सेथ रॉलिंस ब्रॉनसन रीड की फ्यूड चलने वाली है, और मैंने इसको स्पॉटिफाई के रेटिंग एपिसोड में भी बोला था भाई कि मैं सही में अभी इस मैच को देखने के बाद एक्साइटेड ज्यादा हूं। यूजुअली ऐसा होता है कि एक बार मैच हो जाता है तो लगता है कि ठीक है भाई अब दूसरे प्रोग्राम की तरफ जाओ, लेकिन यहाँ पे केस अलग है। अब मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉनसन रीड अब नेक्स्ट क्या करेंगे। आई थिंक अब एक स्टिपुलेशन इंट्रोड्यूस करने का मौका आ गया है इस फ्यूड में, अब जो भी नेक्स्ट मैच हो रहा है इनका। सर्वाइवर सीरीज की अभी जो सिचुएशन है वॉर गेम्स मैच की, वो कुछ ऐसी बनी है कि एक तरफ है 4 बंदे, रोमन रेंज, जे ऊसो, जिमी ऊसो एंड साथ में सैमी ज़ेन, और दूसरी तरफ जो 4 बंदे हैं वो टामा टोंगा, टोंगा लोवा, सोलो सिकोवा एंड जेकब फाटो हैं। तो क्लियर लग रहा है 4 वर्सेस 4 वाला मैच होने वाला है, लेकिन रिपोर्ट्स का ये कहना है कि भले ही दिख ऐसा रहा है कि 4 on 4 वाला मैच होगा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू इसको 5 वर्सेस 5 वाला ही बनाने वाली है। और इससे ये चीज क्लियर है भाई अभी रोमन रेंस वाली ब्लड लाइन के अंदर एक और बंदे की जो एंट्री है वो फिर यहां से होगी, और सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन में भी होगी। फिर आप यहां पे सारे जो मेंबर्स है वो डाल सकते हो, जिला फाटू, टल्ला टोंगा, या फिर कोई और बंदा हेल्प करने के लिए आ रहा है, कोडी रोड्स को आप इसमें डाल सकते हो, क्योंकि वो भी हमने रूमर सुना था कि शायद वो रोमन रेंस वाली ब्लड लाइन के अंदर आ सकते हैं। तो अभी जितना ऑब्वियस लग रही है स्टोरी वैसी होने नहीं वाली, और ये हमेशा से ब्लड लाइन की स्टोरी में होते ही रहता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई भाई, आज तो थोड़ी लंबी भी हो गई है, तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।